दोस्तों नमस्कार। ईरान के नए प्रस्ताव ने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी हैं। यह नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि बीते 24 घंटों में 2 बार इस्लामाबाद की यात्रा ईरान के विदेश मंत्री ने की। पहली यात्रा के बाद जो सवाल अमेरिका ने रखे थे इस्लामाबाद के सामने, उन प्रस्ताव को लेकर बकायदा ईरान के विदेश मंत्री के साथ आया पूरा प्रतिनिधिमंडल लौट गया ईरान। और वहां से जो भी बातचीत हुई, जो भी सहमति असहमति बनी, उसके बाद उसी प्रस्ताव को लेकर इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत तकरीबन 40-45 मिनट चली। और इस प्रस्ताव ने दरअसल यह जतला दिया कि इस वक्त ईरान बातचीत की मेज पर आने के लिए इस प्रस्ताव को नहीं रख रहा, बल्कि यह प्रस्ताव नहीं, ईरान की अपनी सिचुएशन है। और उस सिचुएशन के साथ पूरा ईरान खड़ा है, यानी पूरा देश खड़ा है, जिस पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मुहर है, या कहें सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई की भी मुहर है। इससे हटकर कोई दूसरी बात, कोई दूसरा विचार ईरान के विदेश मंत्री नहीं रख सकते हैं। यानी बात अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति को बताने के लिए और उसको बताने के तरीके के तौर पर प्रस्ताव की शक्ल में देने के लिए इस्लामाबाद को जो कुछ कहा गया और जो इस्लामाबाद ने मैसेज अमेरिका को दिया, और इस्लामाबाद से उड़ान भरकर ईरान के विदेश मंत्री मास्को पहुंच गए, यह बात अमेरिकी व्हाइट हाउस के भीतर खलबली मचा रही है कि चीन के बाद अगर रूस की भी एंट्री इस युद्ध में ईरान के पक्ष में खुले तौर पर हो चुकी होगी, तब वो क्या करेगा। और दूसरी बात, जो सिचुएशन अपनी बताई है ईरान ने, उस सिचुएशन को लेकर अपने सिचुएशन रूम में क्या पेंटागन कोई कार्रवाई करने की दिशा में कदम बढ़ाने को कह सकता है? क्या सीआईए की जो भी खुफिया रिपोर्ट है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो 38 युद्धक नेवी सेना की मौजूदगी इस वक्त खाड़ी देशों के इर्द गिर्द है, जो नाकेबंदी किए हुए है और बीते 50 दिनों से वो वहीं पर मौजूद हैं और रास्ता कोई निकल नहीं रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? शायद यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि विदेश मंत्री ईरान के जब मास्को पहुंचे तो उन्होंने खुले तौर पर 3 बातों का जिक्र कर दिया, या कहें उनकी मास्को यात्रा के बीच में ही कुछ बात ईरान से निकल कर आई, कुछ उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल से निकल कर आई। और ये 3 मैसेज 3 तरह के हैं। पहला मैसेज तो यह है, ईरान इस वक्त दुनिया के हर देश को टेलीफोन से बातचीत जरूर कर रहा है, हर देश के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन कोई भी टेलीफोन ईरान की तरफ से अमेरिका नहीं जाएगा। यह अमेरिका को तय करना है कि वो ईरान की पोजीशन को समझता है या नहीं समझता है। और दूसरी बात, जो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना कि चीन मदद कर रहा है हथियारों के तौर पर ईरान का, और यह मदद उसी तर्ज पर है जैसे अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की रूस के खिलाफ युद्ध को लेकर। तो कल फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में यह कहने से अमेरिकी राष्ट्रपति चूके नहीं, चीन मदद कर सकता है, जैसे उसने यूक्रेन को मदद की तो चीन ईरान को मदद कर सकता है। यानी चीन इससे पहले विरोध यह कहकर कर चुका था कि असल में हमारी अपनी रणनीति और ईरान की अपनी संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कोई आंच आनी नहीं चाहिए, और यही हमारा स्टैंड है। इसमें आप अपने तौर पर अपनी शर्तों को मत ला दिए। और इसके साथ जो दूसरा मामला अब रशिया का जुड़ चुका है, वो इसलिए हैरान करने वाला है कि जो रिपोर्ट अभी तक ईरान ने दुनिया के किसी भी देश के सामने नहीं रखी, या फिर इस्लामाबाद में जो पहले राउंड की बातचीत हुई और दूसरे राउंड में सिर्फ पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत हुई, तीसरे राउंड में पाकिस्तान के अधिकारियों को अपना प्रस्ताव दिया, इन सब के बीच युद्ध की परिस्थिति, क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन और होर्मुज और न्यूक्लियर एस्पेक्ट को लेकर ईरान की सोच, इसकी पूरी रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन के सामने ईरान के विदेश मंत्री रखेंगे।
उनके अधिकारियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेरिका यह मानकर चल रहा था युद्ध जब उसके साथ हो रहा है तो बातचीत की मेज पर अपनी रिपोर्ट लेकर ईरान आएगा, लेकिन ईरान तो मास्को रवाना हो गया और मास्को में उसने 3 स्तर पर जो बातचीत की शुरुआत की उसमें युद्ध की अभी तक की परिस्थितियां हैं, क्षेत्रीय असंतुलन में संतुलन बनाने की कोशिश जिसमें खाड़ी देशों की बड़ी भूमिका हो सकती है, उसमें वह रूस से साथ चाहता है। हालांकि रूस और पुतिन ने पहले अपने तौर पर कहा भी था हम मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन यह सवाल यूरोपियन कंट्रीज हो, नाटो कंट्रीज हो या अमेरिका के भीतर हो कि रूस जो खुद युद्ध कर रहा है वो मध्यस्थता कैसे कर सकता है। और शायद उसी प्रक्रिया में रूस पर से प्रतिबंध हटा लिए गए तेल बेचने को लेकर अमेरिका ने हटाए, क्योंकि ट्रंप की नजदीकी पुतिन के साथ उनके राष्ट्रपति बनने के पहले दौर के काल से जुड़ी आ रही है, जो अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स भी जानते हैं और रिपब्लिकन्स भी जानते हैं। इन 2 सवालों के आगे जो तीसरा बड़ा सवाल था वो बहुत साफ तौर पर मध्यस्थता को लेकर जो सवाल पहली बार ईरान ने उठाए कि अमेरिका को लेकर पाकिस्तान का रुख निष्पक्ष नहीं है। यानी जब आप मध्यस्थता कर रहे होते हैं तो आपको निष्पक्ष दिखना चाहिए ही नहीं, बल्कि उसकी पहल भी उसी तर्ज पर होनी चाहिए। और बाकायदा जब मास्को पहुंचने के बीच में ईरान की संसद के राष्ट्रीय और सुरक्षा विदेश नीति समिति के प्रवक्ता जो है इब्राहिम रज़ई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बातचीत के बीच में मध्यस्थता जो अमेरिका बन रहा है उसमें पाकिस्तान जरूर है, हमारा दोस्त है, लेकिन ट्रंप और अमेरिकी हितों को वो ध्यान में रखता है और उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, इसलिए निष्पक्ष उसे नहीं माना जा सकता। यानी एक झटके में बातचीत का रुख इस्लामाबाद के जरिए निकल ही आएगा। अब इस पर ईरान ने भी सवालिया निशान लगा दिए। अभी तक चीन को लेकर एक संतुलन बनाने की कोशिश थी, मास्को पहुंचकर अपनी रिपोर्ट सामने रखकर यह भी संकेत दे दिए कि हम ब्रिक्स के सदस्य हैं जिसमें चीन और रशिया दोनों है, हम एससीओ के सदस्य हैं जिसमें रशिया और चीन दोनों है, तो हम भी साथ खड़े हैं, तो हमारे हितों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी देखा परखा जाना चाहिए। अब सवाल है इन सब के बीच की अमेरिका का निर्णय क्या होगा, क्या वो कोई फैसला ले पाने की स्थिति में रहेगा? इससे जुड़े हुए 4 बड़े सवाल और खड़े हो चुके हैं इस वक्त अमेरिकी सिचुएशन रूम में, जहां पर चिंतन मनन ईरान के प्रस्ताव का होना है। और पाकिस्तान इस बात को लेकर दंग है कि अभी तक वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट के जरिए जिस मध्यस्थता के रास्ते में मिडिल ईस्ट के देशों को टटोल रहा था, उसमें तुर्की भी था, मिस्र भी था, तो तुर्की और मिस्र से उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री बातचीत करते हैं जिस वक्त वह इस्लामाबाद पहुंचते हैं और ओमान में बातचीत करते हैं और सहमति बनाते हैं कि होर्मुज रूट पर हमारा नियंत्रण बना रहेगा और न्यूक्लियर उस पर तो कोई बातचीत होगी नहीं। अब इन प्रस्ताव के अक्ष तले जो महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त मास्को और चीन के सामने है, या कहें मास्को और बीजिंग के सामने है, और इस मुश्किल सवालों का जवाब अमेरिकी सिचुएशन रूम या कहें वाशिंगटन के सिचुएशन रूम या व्हाइट हाउस के सामने नहीं है। उससे पहले जरा देख लीजिए जब आज पहुंचे मास्को ईरान के विदेश मंत्री। यह वाकई महत्वपूर्ण है कि मास्को पहुंचकर वहां की मीडिया ने जो रिपोर्ट फाइल की, उन्होंने खुले तौर पर बतलाया कि ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में कौन से प्रस्ताव रखे हैं और उसकी अपनी मंशा है क्या, यह उन्होंने मास्को के सामने रख दिया। तो क्या इस वक्त रूस और चीन पूरे तरीके से ईरान के पीछे खड़ा हो चुका है? क्योंकि उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया कि
युद्ध पूरे तरीके से समाप्त करने का ऐलान अमेरिका को करना होगा। और युद्ध के पूरे तरीके से समाप्त करने के ऐलान का मतलब है जो नाकेबंदी, जो ब्लॉकेड्स उसने किए हुए हैं अपनी 38 नौकाओं के जरिए, उन सब को आपको हटाना होगा। यानी युद्ध की समाप्ति हो, ब्लॉकेज आप हटा लें, उसके बाद शुरू होता है होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाए या ना खोला जाए, तो उसको हम खोलने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप ये निर्णय लीजिए। लेकिन इस खोलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे नियंत्रण से वो बाहर हो जाएगा, वो हमारे नियंत्रण में रहेगा। और जब नियंत्रण में रहेगा तो इसका मैसेज बहुत साफ है, जो टोल टैक्स की वसूली है $20 लाख वो वसूल हम करेंगे ही। और जो आवाजाही है वो डॉलर की शक्ल में नहीं, युआन की शक्ल में होगा। यानी चीन की करेंसी को मान्यता देने का जिक्र रशिया पहुंचकर ईरान कर रहा है, और ईरान रशिया को इस टैक्स से मुक्ति दे रहा है, यह कहते हुए कि आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपके जहाजों की आवाजाही, यानी जो भी वहां से जहाज आपका हो या आपके यहां आ रहा हो, उससे हम $20 लाख प्रति जहाज नहीं लेंगे, वो आपको माफ कर दिया गया। अब स्ट्रेटजिकली ईरान चीन की करेंसी और इकोनॉमिकली राहत रूस को दे रहा है। और इन सब के बाद जो तीसरा सवाल था परमाणु कार्यक्रम पर, उसको लेकर जो प्रस्ताव दिया गया या अपनी पोजीशन रखी गई, उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया इस पर तो आखिरी स्टेज में बातचीत होगी, लेकिन तब तक कोई बात होगी नहीं जब तक ये सारी चीजें उस लकीर पर चलती चले नहीं जाती है। युद्ध समाप्त, प्रतिबंध में ढील, नाकेबंदी को हटाना, और फिर परमाणु कार्यक्रम पर हम आगे बढ़ेंगे। यानी यह समझौते का तरीका नहीं है। व्हाइट हाउस इसको बाखूबी समझ रहा है। और यहां पर एक दूसरा सवाल यह भी है कि इन सब के बीच जो ट्रैकर ट्रैक्स की जो सैटेलाइट बेस्ड जो ओपन सोर्स मानी जाती है, जो खुफिया जानकारी मानी जाती है, उसमें जो नाकेबंदी से कितना नुकसान ईरान के तेल को हुआ है, या फिर हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी ने कितनी बड़ी तादाद में तेल जब्त किया है, उससे क्या वाकई ईरान के भीतर कोई विस्फोटक स्थिति है? ईरान इससे खुले तौर पर इनकार करता है। और जब वो इनकार कर रहा है तो इसको इस रूप में भी समझना होगा कि आखिर अमेरिका का रुख ईरान को लेकर दुनिया को क्या बताने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देने बैठे तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए, यानी सीज फायर पर सहमति के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, नहीं तो उनके तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब यह सवाल था, उस इंटरव्यू में पूछा गया क्या आप बम मार देंगे, क्या मिसाइल दाग देंगे? उन्होंने कहा नहीं, अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता है तो उस पाइपलाइन पर दबाव पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल के जहाजों या फिर जो स्टोरेज टैंकर में भेजने का रास्ता बंद हो चुका होगा, और नाकेबंदी की वजह से वो बंद होगा। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया, जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है, और तकनीकी व प्राकृतिक कारणों से वह फट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसे हालात में दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होगा, और उसकी क्षमता काफी घट जाएगी। अब आप सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये खुले तौर पर कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने तो अभी अपने लेवल पर उसकी तैयारी शुरू की ही नहीं है, जिसमें तेल के बहाव को रोकने के बाद विस्फोटक स्थिति हो जाए और हम उसे ना रोक पाएं, ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा संभव नहीं है, और हमने अपने तौर पर जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था की हुई है। और वहां के संसद के स्पीकर गलीफाफ ने बकायदा सोशल मीडिया पर यह लिख डाला कि दरअसल तेल पर किसी एक पक्ष का पूरी तरीके से ना तो नियंत्रण है ना बढ़त है। यानी अमेरिका नाकेबंदी से अगर सोच रहा है कि उसकी बढ़त है तो वो गलत सोच रहा है। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि तेल पाइपलाइन और एनर्जी सप्लाई जैसे फैक्टर अभी पूरी तरह इस्तेमाल ही हमने नहीं किए हैं,
और दूसरी तरफ तेल का जो भंडार है उससे जो रिलीज तेल करना है, अगर उसको हम रोक देंगे तो परिस्थिति पूरी दुनिया में इतनी नाजुक हो जाएगी और तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि अब जब समर वैकेशन आ रहा है तो पूरी दुनिया में लोगों के सफर इतना महंगा हो चुका होगा कि वह असंभव हो जाएगा। और जो देश, खास तौर से एशियाई देशों के भीतर जो संकट एनर्जी को लेकर है वो कहीं ज़्यादा गहरा जाएगा। और इन सब के बीच जो फर्टिलाइजर पर असर है उससे आपको फूड सिक्योरिटी तक पर असर पड़ जाएगा। यानी अमेरिका जिन बातों का जिक्र कर रहा है उससे हटकर चीन उन परिस्थितियों को रख रहा है कि दरअसल उसकी स्थिति कहीं बेहतर और कहीं शानदार है। अब यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुत स्ट्रेटजिकली ईरान ने दो बातें जारी कर दी। एक तो बताया कि देखिए, हमारी पहुंच और पकड़ अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर इस दौर में मिसाइल दाग चुके हैं और उसके आगे भी निकल चुके हैं। अब यहां पर दूसरी परिस्थिति यह है कि इन सब के बीच समुद्र के भीतर जो केबल लाइन होती है वो केबल लाइन भी हमारे तहत है, जिससे दुनिया के कई देशों के इंटरनेट चलते हैं। उस केबल लाइन पर भी हमारी पकड़ है, हमारा नियंत्रण है। और उसके मतलब बहुत साफ है कि अगर परिस्थिति ऐसी आ गई, जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारी तेल की पाइपलाइन में विस्फोट हो जाएगा, तो फिर यह मानकर चलिए कि दुनिया के भीतर का इंटरनेट सिस्टम जो समुद्र तल से होकर तार गुजरती है वो हमारे कब्जे में है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक क्षण के लिए उस नक्शे को देख लीजिए जिसमें दोनों बातों का जिक्र है। एक समुद्र के नीचे से इंटरनेट की तारों का गुजरना और दूसरा ईरान के स्ट्राइक्स कहां कहां कैसे कैसे हो चुके हैं और उसका रेंज अब वो बड़े होने की बात कर रहा है। जो आपने दूसरी तस्वीर देखी, दरअसल वह होर्मुज़ से गुजरने वाले समुद्र के नीचे जो इंटरनेट केबल बिछी हुई है उसको एक विस्तृत नक्शे के तौर पर ईरान ने बकायदा जारी करते हुए ये कहा है कि ये अत्यंत असुरक्षित है। ये मैसेज बहुत साफ है कि होर्मुज़ रूट सिर्फ और सिर्फ तेल की आवाजाही, टैक्स की वसूली या डॉलर को चुनौती देने वाले में युआन का खड़ा हो जाना या रियाल या फिर क्रिप्टो करेंसी के जरिए वसूली होना, मसला ये नहीं है। मसला ये हो चला है कि दरअसल ये पूरा होर्मुज़ रूट जो है वो नया जियोपॉलिटिकल ट्रुथ इस बात को लेकर कह रहा है कि अब होर्मुज़ हथियारों से लैस है, यानी वेपनाइज्ड है वो, जो इससे पहले कभी नहीं था। और इस परिस्थिति में अब दुनिया के सामने जो बड़े सवाल या दुनिया के हर देश के सामने जो सवाल हैं वो इसलिए बड़े हो गए हैं क्योंकि ईरान का रुख अपनी परिस्थितियों के अनुकूल खड़े रहना है। अमेरिका का रुख ईरान की उन परिस्थितियों को नहीं मानना है। मध्यस्थता करते हुए पाकिस्तान की भूमिका अमेरिका और वाशिंगटन के पक्ष में है, इसका खुला जिक्र ईरान कर रहा है। और लंबे वक्त तक जो संकट गहराएगा उसकी वह चेतावनी भी दे रहा है। तब यहां पर सवाल है कि अगर अमेरिका को लगने लगा कि अगर वो नाकेबंदी किए रहेगा तो ईरान कंगाल हो जाएगा, तो ईरान को भी लग रहा है कि अमेरिकी क्षमता अनंत काल के लिए नाकेबंदी नहीं कर सकती है, लेकिन ईरान अनंत काल तक संघर्ष कर सकता है। ये दोनों मैसेज जब आपस में टकरा रहे हैं तो फिर सवाल दुनिया के बाकी देशों का है। मिडिल ईस्ट, भविष्य का रास्ता क्या हो, क्या सहमति असहमति हो, इससे बेहतर है कि आप तत्काल निर्णय लें और सामान्य आवाजाही होर्मुज़ में शुरू कराएं, युद्ध खत्म कराएं। मिडिल ईस्ट देशों की एक सहमति इस बात को लेकर है। चाइना और रशिया की भूमिका पूरे तरीके से अपनी इकोनॉमी और भविष्य की उस ताकत को खड़ा करने की है जहां पर वो अमेरिका को काउंटर कर सके। एशियाई देशों में जो विकासशील देश और जो गरीब देश हैं उनके सामने एनर्जी और गैस का संकट कितना गहराएगा, यह भी अब बात सामने आने लगी है।
जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, लंबी लड़ाई में उनकी अपनी भूमिका क्या होगी, या इस लड़ाई के बीच में वो अपनी भूमिका के जरिए अपने देशों की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, अब स्ट्रेटजिकली यूरोपियन कंट्रीज के सामने यही हो चली है। इजराइल के सामने मुश्किल है कि उसे लगता अभी भी है कि युद्ध जरूरी है और डिप्लोमेसी उसकी अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर कर देगी, और अमेरिका को लगता है युद्ध से उसे कुछ मिलेगा नहीं, और डिप्लोमेसी के आसरे वो जो सोचता है, जो दबाव बनाने की पूरी प्रक्रिया थी, तो ऐसे में धमकी से काम चल नहीं पा रहा है। और जो चुनौती या चेतावनी ईरान दे रहा है, उसको लेकर अब युद्ध के मैदान में कैसे कूदें, यानी इस पूरी परिस्थिति में जो ग्लोबल क्राइसिस है वह पूरी दुनिया को उस महामंदी की दिशा में ले जा रहा है जिसके लिए दोषी होगा कौन? अमेरिका, इजराइल, ईरान, ईरान के पीछे खड़े चीन और रशिया, होर्मुज रूट पर नाकेबंदी, होर्मुज रूट पर नियंत्रण में रखने की जिद, करेंसी की लड़ाई, ये तमाम चीजें इस दौर में बड़ी हो चली है। लेकिन जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, उसमें पहली बार ईरान खुलकर यह कह रहा है कि अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के अधिकारों को छोड़कर वह बातचीत की मेज पर आ ही नहीं सकता है, और इसी परिस्थिति को अमेरिका समझ ले। अब सवाल वाशिंगटन के उस सिचुएशन रूम के फैसले का है जहां पर चिंतन मनन ईरान की इसी सिचुएशन को लेकर होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।